हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई मेरे साथ हैं तो बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई हम महारथी बैच में थे और इस बैच में पॉलिटी चल रही थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ चुके थे। आज उस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो जो शेष आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी में बच गए थे, तो आज हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई एक बार फिर से आपका दिल खोलकर इस गुरुकुलम परिवार में दिल खोलकर स्वागत है भाई साहब। मैं आपका भाई बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिटी का जो बेस्ट कंटेंट है वो आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको जीएस में बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है भाई लोग। तो चलिए आज हम जो डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स रह गए थे तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने लास्ट जो आर्टिकल मुझे याद है आर्टिकल 44 की चर्चा की थी और अब हम पिछली वीडियो में मैंने आपको जो डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से 51 तक हैं वो मैंने आपको जो मेन आर्टिकल्स थे वो मैंने करा दिए थे और मैंने कहा था कि जो शेष आर्टिकल्स बचेंगे वो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो आज हम डीपीएसपी का जो आर्टिकल 48 है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल, एक मिनट साथियों, थोड़ा हेलो ठीक है, ओके। डीपीएसपी का आर्टिकल 44 हो गया था, सॉरी साथियों। आर्टिकल 48 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 48, डीपीएसपी का आर्टिकल 48 क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत के संविधान में जनता के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में भी अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में भी अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। और अब हम जो भाग 4 है डीपीएसपी, जिसमें जनता के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उसमें हम उसके जो कुछ आर्टिकल्स हैं मेन वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके जो शेष आर्टिकल्स रह गए हैं वो पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैंने समझा दिया है। वैसे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने वो पिछली वीडियो देखी है उन्हें तो समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 2 है। आर्टिकल 48 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 48 क्या बोलता है भाई? एक मिनट साथियों। आर्टिकल 48 बोलता है कि हमारे जो कृषि है और कृषि में जो भी होते हैं पशु, और जो पशु दुधारू होते हैं, मतलब जो पशु दूध देते हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। मतलब सभी पशुओं का संरक्षण होना चाहिए। और साथ में एक बात इंडिकेट की गई है कि जो दुधारू पशु हैं उनका भी संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण का मतलब सुरक्षित, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 48 बोलता है कि जो पशु कृषि, एक मिनट, कृषि जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशुओं का संरक्षण की बात। क्या? कृषि दुधारू पशुओं का संरक्षण मैंने आपको समझा दिया। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। एक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दुधारू पशु हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। एक किस आर्टिकल में बोला गया है? ये डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 48 बोलता है दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात। अब हम आर्टिकल 49 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 49
आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, स्मारक हैं, तो उनकी वो जो स्थल है तो उनकी राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुरक्षा करने की। तो जो मतलब लिख लेते हैं आर्टिकल 49 क्या बोलता है। इस सभी आर्टिकल्स मैं आपको डीपीएसपी के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या कहता है? बोलता है भाई, आर्टिकल 49 बोलता है कि जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, जैसे हमारे स्मारक हो गए, स्थल हो गए कोई, या फिर वस्तुएं हो गई, तो उनका क्या होना चाहिए भाई? इनका क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। मतलब राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, स्मारक है, स्थल है, वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है? राज्य की है। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 49। स्मारक मतलब मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय स्मारक की चीजें जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरक्षा की किसकी है? राज्य की है। ये कौन बोलता है भाई? आर्टिकल 49 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आर्टिकल, भाई बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है भाई, ओले 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 ओले। अब आर्टिकल 50 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 50, ओले ओले आर्टिकल 50 क्या भाई बोले? आर्टिकल 50 बोले, आर्टिकल 50 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 50 बोलता है बंटवारा की बात करता है, 50-50 की बात करता है। 50-50 बंटवारा की बात मतलब कार्यपालिका, पृथक्करण, न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग पृथक्करण की बात कौन करता है? आर्टिकल आ सकता है। कौन सा आर्टिकल? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। तो ये बात करता है आर्टिकल 50 बंटवारा की बात करता है। 50 बंटवारा। बंटवारा किसका भाई? किसको अलग करता है? कार्यपालिका का पृथक्करण किससे भाई? पृथक्करण न्यायपालिका। इन दोनों को अलग करने का कौन सा आर्टिकल वर्णन करता है? आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जब भी आए याद कर लो, 50-50 बंटवारा मतलब कार्यपालिका को पृथक्करण करता है न्यायपालिका से। ठीक है भाई, अब हम चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 51 की। आर्टिकल 51 क्या कहता है साथियों? आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत शांति की बात करेगा। ये बात तो आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। हमेशा वो शांति ही चाहता है, सुख चैन चाहता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात हमारे कौन सी आर्टिकल्स में की गई है? आर्टिकल 51 में। किसमें? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में भाई किसकी बात की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा मतलब मैंने बता दिया कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत शांति की बात करेगा, और अगर कोई मैटर हो गया किसी देश का तो भारत उस मैटर को सुलझाने के लिए उनसे कहेगा कि आप लोग शांति से मैटर निपटाइए, और उस विवाद की अध्यक्षता भी कर सकता है।
तो हमने अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 48 को देखा, 49 को, 50 को एंड 51 को देखा है। आर्टिकल 48 बोलता है दुधारू पशुओं का संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 49 बोलता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थल हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी राज्य की है। आर्टिकल 50 बोलता है, पृथक्करण की बात करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैंने देखा कैमरे में दिख रहा है, यहाँ पे जगह है, तो हमें एक और आर्टिकल की चर्चा कर देते हैं। आर्टिकल हमारा कौन सा? 46। आर्टिकल 46 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 46 भाई क्या बोलता है? 46 बोलता है जो दुर्बल वर्ग है, मतलब SC ST वर्ग है, उनकी अभिवृद्धि की बात करता है। कौन सा आर्टिकल SC ST दुर्बल वर्ग के अभिवृद्धि की बात करता है? पेपर में पूछ सकता है कौन सा आर्टिकल SC ST दुर्बल वर्ग की अभिवृद्धि की बात करता है, तो आर्टिकल 46 करता है। प्यारे साथियों, कौन करता है? आर्टिकल 46 जो SC ST हैं, दुर्बल वर्ग SC ST हैं, दुर्बल वर्ग, उनकी अभिवृद्धि की बात करता है। अभिवृद्धि की बात करता है। कौन करता है भाई? आर्टिकल नंबर 46 करता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 47 भी देख लेते हैं। यहाँ जगह होगी मेरे हिसाब से, मैं देख लेता हूँ जगह है कि नहीं है। हाँ जी साथियों, जगह है। आर्टिकल 47 देख लेते हैं। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 बोलता है कि जो पोषण आहार का स्तर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो जैसे जो मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उन पर प्रतिषेध लगना चाहिए। क्या? पोषण आहार का स्तर बढ़ना चाहिए। पोषण आहार का स्तर क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए इसमें। और नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ लिख लेते हैं। मादक पदार्थों पर प्रतिषेध लगना चाहिए। प्रतिषेध लगना चाहिए। क्या? प्रतिषेध लगना चाहिए किस पर? मादक पदार्थों पर। कौन बात करता है? आर्टिकल 47 बात करता है मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों पर प्रतिषेध लगना चाहिए। अब प्यारे साथियों, आप अपने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साथियों, अब हम इसको रेज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भाई स्क्रीनशॉट लेके आराम से क्लास को देख के बाद में अपने प्यारे से नोट्स बनाया करो, जिससे क्या है क्लास में आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अगर आप साथ नोट्स बनाएंगे तो ध्यान भटक जाएगा आपका, और अगर आप बाद में नोट्स बनाएंगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपनी क्लास पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 41 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि आपको कुछ कंडीशंस में लोगों से सहायता पाने का अधिकार है। कुछ कंडीशंस में आपको लोगों से सहायता पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 41 लेकिन हाँ, अगर आपका ये अधिकार मान्य नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते भाई। हाँ, कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने ये बताया कि अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत
जो आपको अधिकार दिए गए हैं जनता को, अगर वो मान्य नहीं हो रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो आपके लागू नहीं हो रहे हैं, मान्य नहीं हो रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते मेरे भाई, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। आर्टिकल 41 क्या मैंने बताया कि आपको कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में, कंडीशंस में, कुछ विशेष कंडीशंस में, दशाओं में आपको क्या है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। लोक सहायता पाने का अधिकार की बात आर्टिकल 41 करता है। अब हम आर्टिकल 42 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कार्य की न्याय संगत और मातृत्व सहायता सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 42 आर्टिकल 42 क्या कहता है? सीधा है भाई, कार्य की न्याय संगत की बात करता है और मातृत्व सुरक्षा की बात करता है। कार्य की न्याय संगत की बात कौन करता है? आर्टिकल 42 न्याय संगत की बात आर्टिकल 42 और मातृत्व सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 42। मातृत्व सुरक्षा की बात कौन करता है? आर्टिकल 42। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 36। मार कर गया भाई, इसको उठा दो। अब हम चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलता है कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास, मतलब कल्याण का लेवल बढ़ाने के लिए प्रयास, कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास। आर्टिकल 38 क्या बोलता है भाई? कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास। क्या साथियों बोलता है? नमस्कार नहीं बोलता है साथियों, बोलता है कल्याण की अभिवृद्धि। क्या भाई? अभिवृद्धि के लिए प्रयास, कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास की बात करता है। और एक बात क्या करता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा हो, आय हो, प्रतिष्ठा, आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाएं। और मैं बात करता है असमानताएं, जो माने सभी को समान होना चाहिए। असमानताएं समाप्त करो भाई, असमानताएं समाप्त की बात, असमानताएं समाप्त करो, खत्म करो, द एंड करो। ठीक है साथियों, आर्टिकल 38। अब हमारा एक आर्टिकल है 39। आर्टिकल 39 राज्य के लिए अनुकरणीय तत्व की बात करता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। आर्टिकल 39 राज्य के लिए अनुकरणीय तत्व की बात करता है, पुरुष, स्त्री, नागरिक के लिए आजीविका की बात करता कि साधन उपलब्ध होना चाहिए। क्या आर्टिकल कौन सा बचा भाई आपका? 39। आर्टिकल 39
आर्टिकल 39 क्या बोलता है भाई? राज्य के लिए अनुकरणीय तत्व कौन कौन से होने चाहिए? राज्य के अनुकरणीय तत्व की बात करता है। राज्य के लिए अनुकरणीय तत्व, राज्य के लिए भाई क्या, राज्य के लिए अनुकरणीय तत्व की बात आर्टिकल 39 करता है। इसके अंतर्गत बोलता है कि पुरुष स्त्री नागरिक को, पुरुष स्त्री नागरिक को क्या, आजीविका, अपनी आजीविका कमाने के लिए साधन उपलब्ध कराने चाहिए राज्य को। पुरुष स्त्री नागरिक को आजीविका कमाने के लिए साधन उपलब्ध कराना, आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराना। कौन बात करता है? आर्टिकल 39। हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलनी चाहिए। कौन बात करता है? आर्टिकल 39 बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान क्या, वेतन मिलनी चाहिए भाई। मैंने जितना काम किया मुझको उतना वेतन दो ना भरे। कौन बात करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 बात करता है। और आज हमने आर्टिकल 39 के बारे में जाना। 38, 42, 41, 48, 50, 51, 47, 49 आदि जो डीपीएसपी के आर्टिकल शेष रह गए थे उनके बारे में आज हमने चर्चा की, जाना। और आज हमने इस टॉपिक को यहीं दी एंड कर दिया। तो डीपीएसपी इसी कुछ शेष आर्टिकल्स के साथ समाप्त होता है साथियों। कल हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटी में, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। हम बहुत ही अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस महारथी व्यास से पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा साथियों। एक शायरी सुना देता हूँ लास्ट में, एक मिनट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और भैया पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। इसी शायरी के साथ आपका भाई इस टॉपिक को एंड करता है, इस क्लास को एंड करता है। कल भाई फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय जय जय। और भाई आपकी जय और हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म की भी जय।